हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम समझेंगे यूनिट 5 ह्यूमन फिजियोलॉजी एनसीईआरटी क्लास 11 का ये अंतिम या लास्ट यूनिट है। इसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में बताया गया है। कुल मिला के इसमें 4 या 5 चैप्टर हैं। देखते हैं चैप्टर कौन कौन से हैं, पहले यही देख लेते हैं। ठीक है, 6 चैप्टर है कुल। तो पहला चैप्टर है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सेकंड है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। थर्ड है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। फोर्थ है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। फिफ्थ है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सिक्स्थ है केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो आज पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी के, और है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, ये आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। ये हम लोगों का चैप्टर है, चैप्टर 14, यानी फर्स्ट ह्यूमन फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। शुरू करते हैं। ठीक है, एज यू हैव रीड अर्लियर, oxygen is utilized by the organism to indirectly break down simple molecule like glucose, amino acid, fatty acid, etc. to derive energy to perform various activity। यानी हमारे शरीर को कोई भी एक्टिविटी करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड विच इज हार्मफुल इज आल्सो रिलीज ड्यूरिंग एबोकैटाबॉलिक रिएक्शन। It is therefore evident that O2 has to be continuously provided to the cell and CO2 produced by the cell had to be released out. This process of exchange of O2 from atmosphere with CO2 carbon dioxide produced by the cell is called breathing। यानी ब्रीदिंग क्या है, तो बता रहे एनसीईआरटी कह रही है व्हाट इज ब्रीदिंग। तो द प्रोसेस ऑफ, हाइलाइटर निकाल लेते हैं अपना, ये रहा हाइलाइटर। ठीक है, तो एनसीईआरटी कह रही है, जूम कर लेते हैं इसको। ठीक, ओके, द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन O2 from atmosphere with CO2 produced by the cell is called breathing, commonly known as respiration। ठीक, place your hand on your chest, you can feel the chest moving up and down, you know that it is due to breathing। यानी कि हमारा चेस्ट जो ऊपर नीचे होता रहता है वो क्यों होता है, हमारा चेस्ट ऊपर नीचे इसलिए होता रहता है क्योंकि हम लोग सांस लेते हैं। हाउ डू वी ब्रीथ, हम लोग सांस कैसे लेते हैं, हाउ डू वी ब्रीथ, हम ब्रीथ कैसे करते हैं। द रेस्पिरेटरी ऑर्गन एंड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग आर डिस्क्राइब इन फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द चैप्टर। ठीक है, आगे इसका डिस्क्रिप्शन दिया है रेस्पिरेटरी ऑर्गन, इसका मैकेनिज्म के बारे में। ठीक है, तो 14.1 ये टॉपिक है हम लोगों का रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन देख लेते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ठीक है, mechanism of breathing vary among different group of animal depending mainly on their habitat and level of organization। ठीक, यानी कि कोई भी जानवर है उसमें कौन सा स्ट्रक्चर पाया जाएगा रेस्पिरेशन के लिए, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग जो है, और उसकी क्रिया विधि क्या होगी वो किस पर डिपेंड करता है।
मेनली डिपेंड अपॉन देयर हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि क्या उसका बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, क्या वो सेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, या फिर टिश्यू लेवल है, या फिर ऑर्गन लेवल ऑर्गेनिज्म है, और वो बेसिकली कहाँ रहता है। टेरेस्ट्रियल फॉर्म ऑफ हैबिटेट है यानी ज़मीन पे रहता है, या एक्वाटिक एनिमल है कि पानी में रहता है। इस पे डिपेंड करेगा कि उसमें मैकेनिज्म क्या होगा, मतलब ब्रीदिंग वो कैसे करेगा। ठीक, तो ये लाइन भी डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठा के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग मेनली किस पे डिपेंड करता है। तो उसमें 4 ऑप्शन दे देगा, हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दे देगा, या फिर उसका कुछ भी दे सकता है। तो ये लाइन इम्पोर्टेंट है। ठीक, अगला देखते हैं। लोअर इनवर्टिब्रेट लाइक sponges, ciliates and flatworm etc. exchange oxygen with CO2 by oxygen and carbon dioxide by simple diffusion over their entire body surface। लोअर एनिमल्स जो हो गए, जैसे स्पॉन्जेस हो गए, सिलेंट्रेट्स हो गए, फ्लैटफॉर्म हो गए, उनमें जो रेस्पिरेशन होता है वो सिंपली बॉडी के थ्रू होता है, उनकी बॉडी के स्किन के थ्रू डायरेक्ट और रेस्पिरेशन होता है। ठीक, इसको हाईलाइट कर लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, ये भी मैचिंग करने के लिए पूछ सकता है। हाईलाइटर हम लोग कहाँ है, ये रहा हाईलाइटर। ठीक है, लोअर इनवर्टिब्रेट लाइक स्पंजेस, सिलेंट्रेट, flatworm etc. exchange O2 with CO2 by simple diffusion over their entire body surface। ठीक, ये तो हो गया। फिर आगे चलते हैं। Earthworm use their moist cuticle and insect have a network of tracheal tube to transport atmospheric air within the body। यानी अर्थवर्म जो है उसमें कैसे रेस्पिरेशन होता है। अर्थवर्म यूज देयर मॉइस्ट क्यूटिकल, क्यूटिकल रेफर टू स्किन। अर्थवर्म जो होता है वो अपने स्किन मॉइस्ट, मतलब उसका स्किन इतना मॉइस्ट होता है, उससे वो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज कर लेता है। ठीक, ये तो अर्थवर्म हो गया। एंड इंसेक्ट हैव अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब, ट्रैकियल ट्यूब टू ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर विद इन द बॉडी। यानी इंसेक्टा ग्रुप जो है, जैसे कि कोई भी इंसेक्टा हो गया, जैसे मॉस्किटो भी तो मॉस्किटो हो गया, या फिर कोई भी, जो भी आप समझ सकते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कॉकरोच हो गया, या फिर जो भी हो गया। इंसेक्ट्स हैव a network of tube, tracheal tube to transport atmospheric air within the body। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि आप इंसेक्ट के बारे में याद रखिएगा, उसका रेस्पिरेशन एक स्पेशलाइज ट्यूब, ट्रैकियल ट्यूब, नेटवर्क ऑफ ट्यूब है, ट्रैकियल ट्यूब के थ्रू होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। स्पेशल वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड गिल्स, ब्रैंकियल respiration are used by the most aquatic arthropod and the mollusk। अब एक ये बोल रहा है, एनसीईआरटी कह रही है, स्पेशलाइज्ड वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर लाइक गिल्स। गिल्स किस में पाया जाता है, जो एक्वाटिक एनिमल है, जैसे फिशेस हो गया। गिल्स का एक और नेम है ब्रांकिया। ब्रांकिया refers to branchial respiration refers to gills। ठीक है, branchial respiration are used by the most of the aquatic arthropod and mollusk, whereas the vascularized bag called lungs, pulmonary respiration, are used by the terrestrial form of respiration, exchange of gases। यानी कि लंग्स जो है टेरेस्ट्रियल फॉर्म जो एनिमल है उन लोगों के लिए है, उनमें पाया जाता है। और जो एक्वाटिक एनिमल है, एक्वाटिक आर्थ्रोपोड है, मोलस्क है, उन लोगों में गिल पाया जाता है। तो गिल को ब्रांकियल रेस्पिरेशन और लंग्स को पल्मोनरी रेस्पिरेशन के कहा जाता है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा।
Among vertebrate fishes, fishes use gill, whereas amphibian, reptile, birds and mammal respire through lung. यानी among mammals में फिशेज भी, कुछ फिशेज ऐसे हैं जो मैमेलिया ग्रुप में आते हैं, जैसे व्हेल हो गया, डॉल्फिन हो गया, वो भी मैमल्स की कैटेगरी में आते हैं। तो वो लोग भी लंग्स के थ्रू ही रेस्पिरेशन करते हैं, भले ही वो पानी में ही क्यों न रहे। ठीक है, ये मैमल का फीचर होता है। ठीक, तो देखते हैं, इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं। Among vertebrate fishes use gill, whereas amphibian, reptile, bird, mammals respire through lungs. ठीक, amphibians like frog can respire through their moist skin, cutaneous respiration. ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, या सीधे सीधे लाइन उठा के पूछ देगा, या पूछ देगा कि स्किन के थ्रू अगर रेस्पिरेशन हो रहा है तो उसको क्या टर्म और यूज करते हैं, कर सकते हैं उसके लिए, तो उसके लिए क्यूटेनियस रेस्पिरेशन हो गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा पार्ट है जो फूड और एयर दोनों जिसके थ्रू पास कर सकते हैं, तो उसका नाम है फेरिंग्स। ठीक, लैरिंग्स का इमेज देख लेते हैं, ये रहा लैरिंग्स। ठीक है, what is larynx? Larynx is the cartilaginous box which help in production of sound, hence it is called साउंड बॉक्स। ठीक है, ये तो हम लोगों का लैरिंक्स हो गया। ठीक, और ये जो नीचे है ट्रैकिया है, ये एपिग्लॉटिस के बारे में अभी आगे पढ़ेंगे तो उसमें आएगा। ठीक है, एपिग्लॉटिस देखते हैं, साउंड बॉक्स। ठीक है, ड्यूरिंग swallowing glottis can be covered by a thin elastic cartilaginous flap called epiglottis। यानी कि जब हम खाना खा के उसको जब निकलते हैं ड्यूरिंग swallowing, तो ग्लॉटिस जो है कार्टिलेजिनस फ्लैप कॉल्ड एपिग्लॉटिस से ढक जाता है, कवर्ड बाय अ थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप कॉल्ड एपिग्लॉटिस टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू लैरिंग्स। इसलिए ढक जाता है ताकि जो फूड है वो लैरिंग्स रीजन में ना जाए। ठीक है, trachea is a straight tube extending up to the mid-thoracic cavity, which divides at the level of fifth thoracic vertebra into right and left primary bronchi। अब ट्रेकिया के बारे में एनसीईआरटी कह रही है, ठीक है, कि ट्रेकिया इज अ स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू द मिड थोरैकिक कैविटी। ट्रेकिया एक सीधा स्ट्रेट ट्यूब है जो कि मिड थोरैकिक कैविटी तक, हमारे चेस्ट के मिड थोरैकिक कैविटी तक जाती है, विच डिवाइड्स एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरैकिक वर्टिब्रा इनटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। यानी कि ट्रेकिया कौन से लेवल पे लेफ्ट और राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड करती है। तो फिफ्थ थोरैकिक वर्टिब्रा, ये आपसे क्वेश्चन सीधा पूछा जा सकता है कि कौन से लेवल पे ट्रेकिया जो है दो पार्ट में डिवाइड होती है, लेफ्ट प्राइमरी और राइट प्राइमरी ब्रोंकाई में। तो आपको ये याद रखना होगा बेसिकली।
कि जो फिफ्थ थोरैकिक वर्टिब्रा है वहाँ पे ट्रैकिया दो भाग में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ईच ब्रोंकाई अंडरगोज रिपीटेड डिवीजन टू फॉर्म सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकाई, यानी कि वो और आगे बढ़ते हुए डिवाइड करते हुए और उसमें डिवीजन होता है। एंड ब्रोंकियोस एंडिंग अप इन अ वेरी थिन टर्मिनल ब्रोंकियोस। द ट्रैकिया प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकाई, यानी कि जो प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवीजन हुआ उसमें तीन ती, तीन तीन चरण तक, उसमें 3 स्टेप तक डिवीजन होता है। तो यहाँ पे बोल रहा है द ट्रैकिया प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंकाई एंड इनिशियल bronchiole are supported by incomplete cartilaginous ring, यानी कि जो ट्रैकिया है और प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शियरी ब्रोंकाई इनिशियल ब्रोंकियोल वो सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग। इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग सी शेप का स्ट्रक्चर होता है जिससे वो सपोर्ट उसको करता है ताकि वो कोलैप्स ना हो जाए, वो आपस में चिपक ना जाए, जिससे जो एयर की एंट्री है वो इजीली होती रहे। ये देख लेते हैं, ये ट्रैकिया आप लोग देख रहे हैं, ये सामने से ऐसे दिखा है लेकिन पीछे से ये आप अपना हाथ का 2 उंगली मिला के सी बनाइए। सी आगे से थोड़ा खुला रहता है ना, वही हाफ इनकम्प्लीट, आगे से तो बंद है लेकिन पीछे ये जाके कंप्लीट नहीं रहता है। ठीक है, तो यहाँ तक कहाँ तक प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, वहाँ तक जाके ये इनिशियल ब्रोंकियोल तक जाके ये जाता है जो सपोर्ट करता है। ठीक है, ईच टर्मिनल ब्रोंकियोल गिव राइज टू नंबर ऑफ वेरी थिन इरेगुलर एंड वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्वियोलाई। अब जो है जो टर्मिनल ब्रोंकियोल है वो आगे जब डिवीजन करता है तो वेरी थिन इरेगुलर वॉल एंड वेस्कुलराइज्ड बैग स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्वियोलाई। ब्रोंकियोल का जब डिवीजन होता है, ठीक है, ब्रोंकियोल्स गिव्स राइज टू नंबर ऑफ वेरी थिन, नंबर ऑफ माने बहुत ज़्यादा, इरेगुलर वॉल एंड वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्वियोलाई। ठीक, अब एल्वियोलाई तक पहुंच गए। एल्वियोलाई क्या है? एल्वियोलाई एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, छोटा गोल सा बैग लाइक स्ट्रक्चर, यूँ समझ लीजिए ना। पहले बनाते हैं इसको, ठीक है, ऐसे मान लीजिए ये तो हम लोगों का हो जाएगा क्या, ये ब्रोंकियोल जो आता है इधर से पाइप हो गई, ठीक है, और ये हम लोगों का एल्वियोलाई हो गया। ये थिन बैग लाइक स्ट्रक्चर हो गया, वेरी थिन होता है, इरेगुलर वॉल, मतलब इसका कोई वो नहीं होता है, इरेगुलर वॉल होता है। ठीक है, वेस्कुलराइज बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड है। इसके पास से ये जो है यहाँ से ब्लड कैपिलरीज पास जाती हैं, तो यहीं से इसका एक्सचेंज होता है। CO2 अंदर आएगा, नहीं ऑक्सीजन अंदर आता है ना, और CO2 इसके थ्रू बाहर चला जाता है। यहीं पे एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ गैसेज होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंकियल एंड एल्वोलाई कंप्राइजेस टू लंग्स, यानी कि जो ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकियाई है, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल एंड एल्वोलाई, ये सब मिल के क्या बनाते हैं? लंग्स बनाते हैं। वी हैव 2 lungs which are covered by a double layer pleura with pleural fluid between them। ये स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, स्ट्रक्चर में आसानी से आप लोग को समझ आएगी ये लाइन। ठीक है, जो लंग्स का होता है,
जो लंग्स का आउटर लेयर होता है वो दो लेयर से मिलके बना होता है। एक जो लेयर होता है जो डायरेक्ट लंग्स के कांटेक्ट में होता है, उसके बाद एक फ्लूइड होती है, उसके बाद बीच में फ्लूइड भरा रहता है, उसके बाद एक और मेम्ब्रेन होती है। ये बेसिकली इसी के बारे में बता रहा है, ठीक है। यही है, इतना सा। ये इनर जो लंग्स के कांटेक्ट में है, ये आउटर जो बाहरी उसके कांटेक्ट में होता है, बाहरी ऑर्गन्स के कांटेक्ट में होता है, और बीच में प्लूरल फ्लूइड भरा होता है। यही बेसिकली बोल रहा है। क्या कह रहा है लंग्स के बारे में? वी हैव टू लंग्स विच आर कवर्ड बाय अ डबल लेयर। ये डबल लेयर हो गया, डबल लेयर प्लूरा विथ प्लूरल फ्लूइड बिटवीन देम। इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन ऑन लंग सरफेस। यानी कि जब हम लोग ब्रीथ करते हैं, जब हम लोग का चेस्ट अप डाउन होता है, तो उसको कोई डैमेज ना हो लंग्स में, इसलिए वो फ्लूइड जो है इसको प्रोटेक्शन करता है, ठीक है। लंग्स के बारे में क्या कह रही है एनसीईआरटी? द ब्रांचिंग नेटवर्क, हाईलाइटर हम लोग कहाँ गए? द ब्रांचिंग नेटवर्क of bronchi, bronchioles and alveoli comprises the lungs. ये मिलकर lungs बनाते हैं। We have two lungs which are covered by a double layer pleura with pleural fluid between them. अब आपसे ये पूछ सकता है कि प्लूरल फ्लूइड कहाँ पाया जाता है? तो प्लूरल फ्लूइड जो है लंग्स के लेयर में, डबल लेयर जो है उसके बीच में पाया जाता है। It reduces the friction on the lung surface. यह फ्रिक्शन जो है कम करता है लंग सरफेस पे। The outer pleural membrane is in close contact with, हाँ अब ये बता रहा है कि जो आउटर है, जो बाहरी वाला है, ये जो बाहरी वाला है बेसिकली ये बात कर रहा है, ये जो बाहरी वाला है, बाहरी वाला, ये किसके कांटेक्ट में है? आइए देखते हैं एनसीईआरटी क्या करिए। तो एनसीईआरटी कह रही है द आउटर, the outer pleural membrane is close contact with the thoracic lining, ठीक है। जो आउटर हम लोग का है लंग्स का आउटर, लंग्स के आउटर मेम्ब्रेन जो है वो थोरेकिक लाइनिंग के कांटेक्ट में रहती है। वेयर एज द इनर प्लूरल मेम्ब्रेन इज क्लोज कांटेक्ट विद द लंग सरफेस। वही जो इनर वाला होता है, जो इनर मेम्ब्रेन होती है, वो लंग्स के कांटेक्ट में, लंग्स के सरफेस के कांटेक्ट में रहती है, ठीक है। ये तो हम लोगों का लंग्स का हो गया। अब देख रहे हैं क्या कह रही है एनसीईआरटी। द पार्ट स्टार्टिंग विथ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल अप टू द टर्मिनल ब्रांक्यूल constitute the conducting part, whereas the alveoli and their duct form the respiratory or exchange part of respiratory system. यानी कि अब ये बता रहा है कि जो हम लोग नॉस्ट्रिल यानी अपने नाक से जो स्टार्ट किए थे इसको पढ़ना, वो टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक जो है इसको कंडक्टिंग पार्ट बोला जाता है। ये हम लोग का रेस्पिरेटरी सिस्टम का कंडक्टिंग पार्ट हो गया, ठीक। वेयर एज द एल्विलाई एंड देयर डक्ट फॉर्म रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। हम लोग के रेस्पिरेटरी सिस्टम को ये दो भागों में बांट रहा है, एक कंडक्टिंग पार्ट है और एक एक्सचेंज पार्ट है। तो कंडक्टिंग पार्ट कहाँ से कहाँ तक बता रहा है? द कंडक्टिंग पार्ट एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल
starting with the external nostril up to the terminal bronchiole constitute the conducting part, whereas the alveoli and their duct form respiratory or exchange part of the respiratory system. ठीक है, ये हम लोग को ध्यान रखना है, इससे क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा पार्ट कंडक्टिंग कहलाता है, कौन सा रेस्पिरेटरी कहलाता है. ठीक, द कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर टू द एल्वेलाई, clears it foreign particle, humidifies and also bring the air to body temperature. अब कंडक्टिंग पार्ट का ये जो काम बता रही है एनसीईआरटी कह रही है कंडक्टिंग पार्ट क्या क्या काम करता है. पहला तो कंडक्टिंग पार्ट जो है एटमॉस्फेरिक ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर टू द एल्वेलाई. पहला काम कंडक्टिंग पार्ट का है एल्वेलाई तक ट्रांसपोर्ट करना ऑक्सीजन को या जो भी एयर आ रही है. हम लोग बेसिकली एयर के साथ ऑक्सीजन नाइट्रोजन सब कुछ पिक कर लेते हैं, मतलब पूरी हवा लेते हैं, ये नहीं कि सिर्फ हम ऑक्सीजन सेलेक्ट करके नहीं लेते, ब्रीथ करते हैं. ठीक है, ये हो गया कंडक्टिंग पार्ट का एक काम. सेकंड काम क्या है, क्लियर इट फॉरेन पार्टिकल, यानी हवा के साथ जो भी फॉरेन पार्टिकल आ रहे हैं उनको उनकी सफाई करना. ठीक, दूसरा काम हो गया. थर्ड काम ह्यूमिडिफाइज, इसको मतलब इसमें नमी बनाती है, जो सूखी हवा आती है उसको नमी बनाती है. एंड आल्सो ब्रिंग द टेम्परेचर एयर टू बॉडी टेम्परेचर, यानी बॉडी टेम्परेचर एयर को बॉडी टेम्परेचर के लेवल पर लाती है. तो ये मुख्य काम जो है कंडक्टिंग पार्ट का कितना काम बता रहा है. एटमॉस्फेरिक एयर को ट्रांसपोर्ट करना एल्वेलाई तक, एक हो गया. क्लियर फॉरेन पार्टिकल 2, ह्यूमिडिफाइज 3, बॉडी टू टेम्परेचर 4. ठीक है, ये 4 मुख्य काम जो है कंडक्टिंग पार्ट का हो गया. अब एक्सचेंज पार्ट का देखते हैं. एक्सचेंज पार्ट इज द साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर. अब एक्सचेंज पार्ट ऑफ द साइट ऑफ एक्चुअल, जहाँ पे एक्चुअल डिफ्यूजन होता है बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर के, यानी कि जो एल्वेलाई होती है उसके पास हम लोगों का जो कैपिलरीज जाती है, ब्लड कैपिलरीज, उसमें ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है और उस वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड वापस ले लिया जाता है. मेनली इसमें ये है कि आपको कंडक्टिंग पार्ट का जो काम है उसको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इसे डायरेक्ट क्वेश्चन बना भी है और बन भी सकता है. क्योंकि ये 4 मुख्य काम जो है उसके 4 मेन वर्क हैं, वो ऑप्शन में दे देगा विच ऑफ नॉट द वर्क ऑफ कंडक्टिंग पार्ट. ठीक है, तो इसको पहला है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर, मतलब एटमॉस्फेयर से एयर को एल्वेलाई तक ले जाना, इसको क्लियर करना, इसको सफाई करना. और तीसरा है इसको नमी बनाना, और फोर्थ है इसका टेम्परेचर. ये चारों आपको याद रखना है. और एक्सचेंज पार्ट का सिर्फ इतना एनसीईआरटी कार्य है जहाँ पे एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ CO2 एंड O2 होता है. ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट, ये कंडक्टिंग पार्ट और एक्सचेंज पार्ट का बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है, इससे कई बार क्वेश्चन बना है. ठीक है, अगला पैराग्राफ चलते हैं. द लंग्स आर सिचुएटेड इन thoracic chamber which is anatomically an air tight chamber. जो हम लोग का लंग्स होता है वो thoracic chamber में फिट होता है, जो कि एक एयर टाइट चैम्बर होता है. ठीक, द thoracic chamber is formed dorsally by the vertebral column. डॉर्सली बोले तो पीछे से. ठीक है, जो अब ये यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि डॉर्सली में थोरैकिक चैम्बर के डॉर्सल साइड में क्या होता है. तो थोरैकिक चैम्बर इज फॉर्म डॉर्सली बाय द वर्टिब्रल कॉलम, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है ना, उसका एक डिस्क होता है वर्टिब्रल कॉलम. ठीक, वही होता है. वेंट्रली बाय स्टर्नम, यानी कि सामने से जो आप लोगों का ये स्टर्नम होता है ना, वो सामने होता है.
वेंट्रली बाय स्टर्नम, ठीक। लेटरली साइड, मतलब लेटरली बोले तो साइड बाय साइड, लेटरली बाय रिब्स एंड ऑन द लोअर साइड। लेटरली साइड में क्या बता रहा है, साइड में ये रिब्स बता रहा है। रिब्स जो आप लोगों की ये कितने पेयर जो हड्डियां होती है फेफड़े वाली, उसी को ये बता रहा है कि लेटरली साइड में किससे बनी होती है। एंड लोअर साइड बाय द डोम शेप्ड डायफ्राम, एंड द लोअर साइड जो नीचे से है डायफ्राम, डायफ्राम से ये घिरा हुआ होता है। यानी कि चारों साइड यहाँ पे बता दे रहा है कि थोरैकिक चैम्बर कैसे बना हुआ है। तो एनाटॉमी जो है थोरैकिक चैम्बर को आपका ध्यान में रखना है। द थोरैकिक चैम्बर इज फॉर्म डॉर्सली, डॉर्सली पीछे से वर्टिब्रल कॉलम हो गया, सामने से वेंट्रली बाय स्टर्नम हो गया, और साइड बाय साइड हो गया रिब्स, और नीचे से डायफ्राम हो गया, ठीक है। The anatomical setup of lungs in thorax is such that any change in the volume of thoracic cavity will reflected in lung, यानी पल्मोनरी कैविटी है। अभी जो एयर टाइट चैम्बर है इसमें कोई भी वॉल्यूम इंक्रीज होता है, इसका डिक्रीज होता है, ये सीधा रिफ्लेक्ट करता है हमारे लंग्स को, लंग्स पे अफेक्ट करता है, डायरेक्ट इफेक्ट लंग पे दिखाता है, ठीक है। Such an arrangement is essential for breathing as we cannot directly alter the pulmonary volume। यानी कि कह रहा है कि हम लोग डायरेक्ट अपना वो नहीं कर सकते हैं कि अपना, तो अगर ये सेटअप नहीं होता तो ये हम लोग डायरेक्ट अपना जाके लंग्स को फुला, या मतलब सांस अंदर और बाहर नहीं ले सकते, इसलिए ये सच एन अरेंजमेंट इज इसेंशियल, ऐसा अरेंजमेंट जो बहुत ज़रूरी है हम लोग के ब्रीथ करने के लिए, ठीक है। तो ये लाइन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ तक तो हम लोग देख लिए। अब एनसीईआरटी का आती है रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन इन वन फॉलोइंग स्टेप। क्या ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन अलग है, यह दोनों एक ही है, इसके बारे में यहाँ पे हम लोग को आंसर मिलता है, ठीक है। तो पहला पहला स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट समझेंगे, ठीक है। पहला है ब्रीदिंग आर पल्मोनरी ventilation by which atmospheric air is drawn in and carbon dioxide rich alveolar air is released out। यानी ब्रीदिंग क्या है, ब्रीदिंग का एक और टर्म यूज किया जा रहा है पल्मोनरी वेंटिलेशन। यानी यहाँ से पूछ सकता है कि क्या ब्रीदिंग दे दिया, सामने पल्मोनरी वेंटिलेशन दे दिया, नीचे रेस्पिरेशन दे दिया, पूछ दिया कि कौन सा इसमें मैच सही करता है, तो ब्रीदिंग ही पल्मोनरी वेंटिलेशन कहलाता है। तो breathing or pulmonary ventilation by which atmospheric air is drawn in and carbon dioxide rich alveolar is released out। यानी कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड रिच अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन इन लेते हैं, इन करते हैं, इनहेल करते हैं, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, CO2 आउट करते हैं, ठीक। पहला स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप कह रहा है डिफ्यूजन ऑफ गैसेज कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड अक्रॉस एल्वुलर मेम्ब्रेन। यानी एल्वुलाई का जो मेम्ब्रेन होता है वहाँ पे डिफ्यूजन होता है। पहले तो हम लोग ब्रीथ करते हैं, हवा लंग्स में भर लिए, अब लंग्स से डिफ्यूजन जो एल्वुलाई तक हवा चली गई, वहाँ से ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का मेम्ब्रेन एल्वुलर मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन होता है, ठीक। थर्ड स्टेप है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड। अब जो O2 है हमारे कैपिलरी ब्लड कैपिलरी के ब्लड में या RBCs तक पहुंचा दिया गया है, तो वो जो है वो डिफरेंट ऑर्गन तक ले जाता है। जो ब्लड है वो ऑक्सीजन कैरी करके डिफरेंट ऑर्गन तक ले जाता है। फोर्थ स्टेप क्या है डिफ्यूजन ऑफ O2 CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। अभी मान लीजिए कि ऑक्सीजन RBC पे बैठ के ट्रेवल करते 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 एक सेल तक पहुंचा, वहाँ पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पे ऑक्सीजन दे दिया जाता है, और CO2 जहाँ पे एक्सेस अमाउंट में वहाँ पे बन जाता है सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू, मतलब तो वहाँ से उसको वापस कर लिया जाता है। पांचवा पॉइंट है यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय द सेल फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शन एंड
रिजल्टेंट रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी सेलुलर रेस्पिरेशन बता रहे हैं। यूटिलाइजेशन ऑफ O2, यानी वहाँ पे सेल जो है कार्बन का, ऑक्सीजन का वो यूज़ कर लेता है, किस लिए? कैटाबॉलिक रिएक्शन के लिए यूज़ कर लेता है। अब आपसे ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ये यहाँ पे लिख देगा यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय द सेल फॉर एनाबॉलिक रिएक्शन, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो यूटिलाइजेशन ऑफ CO2 बाय द सेल फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शन, यहाँ पे वहाँ पे जहाँ पे ऑक्सीजन के वजह से, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वहाँ पे ब्रेक डाउन होता है, और जो भी मटेरियल होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, उसका ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, तो ये 5 स्टेप बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमें इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 5 स्टेप आप लोगों को बहुत ध्यान में रखना है। कौन से स्टेप होता है? रेस्पिरेशन ब्रीदिंग तो एक पार्ट है रेस्पिरेशन का। रेस्पिरेशन पूरा एक, मान लीजिए कि हमने ब्रीदिंग जो हो गया, हमने सांस मतलब एयर इनहेल किया और उसको आउट किया, उसको ये ब्रीथ हो गया। लेकिन जब हम लोग एयर इनहेल करते हैं, फिर वो एल्विलाई तक जाती हैं, वहाँ से ब्लड में जाता है, ऑक्सीजन ब्लड में जाता है, फिर ब्लड ट्रांसपोर्ट करते करते उसको ले जाता है सेल तक, फिर वहाँ भी उसका डिफ्यूज़न होता है। 2 बार तो डिफ्यूज़न हो रहा है, एक एल्विलाई के साइड पे और एक सेल के साइड पे, सेल या टिश्यू के साइड पे। ठीक है, और लास्ट में जाके यूटिलाइजेशन ऑफ O2 हो जा रहा है। तो 5 स्टेप, एक ब्रीदिंग हो गया, फिर सेकेंड स्टेप हो गया एल्विलर मेम्ब्रेन पे डिफ्यूजन हो गया, फिर उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया गया, फिर टिश्यू और सेल पे जाके फिर डिफ्यूजन हो गया ऑक्सीजन CO2 का, और फिर जब टिश्यू उसको यूज़ कर लेता है तो वही पूरा कंप्लीट हो जाता है रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये रेस्पिरेशन के 5 स्टेप है, इससे आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे जो है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के बारे में दिया है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। समझ में आया है कि नहीं? उम्मीद है आया होगा।